Bismillahirrahmanirrahim. Hope all of you are doing great. Let's see. We will talk about today. The topic of our discussion is Apple scab. ठीक है। एप्पल स्कैब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी है। ये बहुत ही फेमस है। अमेरिका में इसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया। इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई क्योंकि वहाँ पे डिजीज़ेज़ को दे टेक इट सीरियस और वो वहाँ पे हमारे यहाँ भी अब काफ़ी हद तक हम भी अगर कोई ऐसी डिज़ीज़ हो जो डिवास्टेटिंग हो तो उस पे पैसे लगाए जाते हैं। सो एप्पल स्कैब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है। जो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज अ फंगस नेम्ड एज वेंचुरिया इनइक्वालिस। ये बहुत आपने पहले भी पढ़ा होगा। आई एम श्योर के इंट्रोडक्टरीज जो क्लासेस होती हैं उसके अंदर भी हम वेंचुरिया इनइक्वालिस के बारे में पढ़ाते हैं। सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड दिस नोटोरियस पैथोजन। ठीक है। अब तकरीबन एप्पल और सीडर्स या क्रैब एप्पल्स इससे मिलती-जुलती जो भी होस्ट हैं उनके ऊपर ये वेंचुरिया निक्वेलस अटैक करता है। जो पियर्स हैं उनके ऊपर भी वेंचुरिया पायरीना जो है वो अटैक करता है, लेकिन जो वेंचुरिया पायरीना है वो पियर्स के ऊपर अटैक करता है और वो एप्पल के ऊपर नहीं कर सकता। और जो वेंचुरिया इनिक्वालिस है वो एप्पल के ऊपर करता है और पियर्स के ऊपर नहीं कर सकता। ऑल्दो दोनों के सिम्पटम्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलते-जुलते होते हैं। अगर स्कैब की अगर हम बात करें तो बेसिकली स्कैब अगर साइंटिफिक वर्ड्स में देखे जाएँ तो ये हमारे ज़ख्म के ऊपर जो क्रींड बनता है ना, अगर हम पंजाबी में बताएँ, तो जब वो ज़ख्म हो जाए तो उसके ऊपर वो जो हार्ड सरफेस होती है, उसको हम कहते हैं स्कैब, ये मेडिकल की टर्म्स में। अब स्कैब जो अगर हम एप्पल या प्लांट डिजीज़ेज़ के हिसाब से देखें तो जो यानी कि जो फ्रूट्स या कहीं पे भी जहाँ पे भी स्कैब है, तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। कॉर्की भी हो सकता है, नॉन कॉर्की हो सकता है, मतलब बहुत हार्ड हो सकता है, कम हार्ड हो सकता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है ये उनको उनकी जो क्वालिटी है, जो एप्पल है या जो कोई भी इससे रिलेटेड चीज़ है, उसकी क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है। अगर हम इसको पढ़ें तो दुनिया में जहाँ-जहाँ सेब हैं, वहाँ-वहाँ पे ये बीमारियाँ जो हैं वो मौजूद हैं। एप्पल स्कैब वेंचुरिया निकोलस पाकिस्तान में भी मौजूद है। इट इज़ मोस्ट सीरियस इन एरियाज़ दैट हैव कूल वेट स्प्रिंग वेदर। ठीक है? कूल वेट स्प्रिंग हमारे यहाँ कहाँ पे है? जहाँ-जहाँ सेब लगता है ज़ियारत में, चमन में, इधर पहाड़ों में, मानसेरा में भी मैं आजकल स्टे कर रहा हूँ, इधर है। इसके अलावा यानी कि जो भी हमारे हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पे एप्पल लगता है। तो वहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर कूल होता है। अगर बारिश हो जाए तो इट कैन बी डेंजरस। और जो सूटेबल कंडीशन है, जो एपिडेमियोलॉजिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द एप्पल स्कैब है, वो अवेलेबल होती हैं। सिम्पटम्स की अगर बात करें तो ये जो है मोस्टली शुरू से लेके पेटियोल से फ्लावर्स तक एंड तक ये जाते हैं, मतलब फ्रूट्स तक इम्पैक्ट करते हैं। एप्पल स्कैब रिजल्ट्स इन सिम्पटम्स ऑन मोस्ट अपर प्लांट पार्ट्स, नोटेबली लीव्स और फ्रूट के ऊपर। पेटियोल्स, फ्लावर्स, सेपल्स, पेडिसल्स, जो हमारे पास यंग शूट्स हैं, बड स्केल्स, इन तमाम चीज़ों के ऊपर इन्फेक्शन होता है। अब अगर हम स्टार्ट से शुरू करें तो जो हमारे पास जो अर्ली स्प्रिंग है उसमें वो जो यंग लीव्स हैं, जो इमर्जिंग और यंग लीव्स होते हैं उनके ऊपर इन्फेक्शन शुरू होता है। और ये शुरू कौन करता है? जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वहाँ से। वो अगर प्राइमरी इन्फेक्शन वाले जो हमारे पास सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो अगर आ जाए इनके ऊपर तो वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। देन अर्ली लीजन्स जो हैं वो 10 दिनों के बाद अपीयर होते हैं एज लाइटर ग्रीन एरियाज, जो यानी कि जो हमारे पास आप ये कह लें क्लोरोसिस टाइप सिम्टम्स जो हैं, लेकिन ये क्लोरोसिस जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो स्कैब में होती है। तो ये मोस्टली लाइटर ग्रीन एरियाज जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद ये जो लीजन है ये बढ़ता जाता है साइज़ में और ऑलिव कलर का हो जाता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका कलर जो है वो वेलवेट हो जाता है। क्योंकि ये बढ़ता क्यों है? पहले प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है वो सेक्सुअल स्पोर से होता है। ये जो हमारे पास ऑलिव कलर्ड और वेलवेटी, ये हमारे पास एसेक्सुअल स्पोर या कोनिडिया की बेस पे होता है। और फिर जो स्कैब जो है वो बनना शुरू हो जाता है। जो प्रॉपर स्कैब का सिम्पटम है कि वो हार्डनिंग ऑफ टिश्यूज़ जो है वो बननी शुरू हो जाती है और वो फैलती जाती है और वक़्त के साथ-साथ वो बड़ा होता जाता है। ऑन्टोजेनेटिक रेजिस्टेंस मतलब जो उम्र के साथ रेजिस्टेंस है वो मौजूद है। मतलब अगर एक ओल्डर लीव्स हैं तो उनके ऊपर अटैक कम होता है या उनके जो लीजन का साइज़ है वो लेस होता है।
अफेक्टेड टिश्यूज इवेंचुअली बिकम डिस्टॉर्टेड एंड पकर्ड, और डिस्टॉर्शन हो जाती है, पकरिंग हो जाती है कि वो मतलब डी शेप्ड हो जाते हैं, डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। एंड लीफ लीजन्स बिकम क्रैक्ड एंड टॉर्न, और जो लीफ लीजन्स हैं जहाँ पे वो हो ऑलरेडी स्कैब बना है लीफ के ऊपर, तो वो वहाँ पे क्रैकिंग हो जाएगी और वो शेड भी हो जाते हैं। और अगर सीवियरली इन्फेक्ट हो जाए लीव्स, तो पूरे का पूरा पत्ता जो है वो ड्रॉप डाउन फ्रॉम द ट्री। 2 to 3 कंसेक्टिव डिफोलिएशन इवेंट्स अगर हो जाएं, तो पौधा जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो अदर डैमेजेस जो हैं जैसा कि फ्रीज डैमेज है, इंसेक्ट इंजरी है, उनके लिए भी प्रोन हो जाता है। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना होता है शुरू में ही। अब ये हमारे पास अगर हम अर्ली लीजन्स, ये ऑलिव कलर्ड के सिम्टम्स हैं हमारे पास, ये लीव्स के ऊपर शुरू होते हैं, और बाद में ये जो है वेलवेटी विद नो डिस्टिंक्ट मार्जिन्स, मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में फैलता जाता है। और ये हम कहें कि डिस्टॉर्शन और पकरिंग की बात करें, तो ये डिस्टॉर्टेड हो गया है और पकरिंग इसके ऊपर होनी लीफ के ऊपर आपको नज़र आ रही है। तो अगेन जो शुरू में ये हमारे पास स्टार्ट होता है, ये मतलब जस्ट स्मॉल डॉट्स की फॉर्म में, उसके बाद ये ऑलिव, और बाद में हमारे पास आप ये कह लें वेलवेट, और यहाँ पे आप देख लें कि उससे भी डार्कर स्पॉट्स जो हैं वो मौजूद हैं। अगर हम फ्रूट की बात करें तो ब्लिस्टरिंग और स्कैबी, जो स्कैब, ये आपको ये बेसिक स्कैब का सिम्टम है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपने मार्केट में बहुत जगह पे देखा होगा। ये हमारे यहाँ जो अगर इनिशियल स्टार्ट के अंदर अगर आप लेके जाएं, तो स्टार्ट के अंदर मतलब अर्ली सीजन ऑफ द क्रॉप जो होता है उसके अंदर एप्पल स्कैब के सिम्टम्स बड़ी आसानी से विजिबल होते हैं। और यहाँ पे आप ग्रोथ भी देख सकते हैं, वेलवेटी ग्रोथ भी मौजूद है। और इसके अलावा क्योंकि इधर इस सेब के ऊपर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर हम ये देखें कि मतलब ये अर्ली स्टेज पे अगर एक प्लांट के ऊपर, एक सेब के ऊपर अटैक हो गया, ये थोड़ा सा लेट अटैक हुआ है। ये अर्ली अटैक हुआ है तो एक इसने पूरे का पूरा जो सेब है उसको ज़ाया कर दिया। अब कोई इसको खरीदेगा नहीं, और आप खुद इसको मार्केट में लेके जाना भी नहीं चाहोगे इफ यू आर अ फार्मर। सो दीज आर द बेसिक सिम्टम्स। अगेन हम देखते हैं कि फ्रूट के ऊपर अगर हम इसकी बात करें तो ब्लिस्टर्ड, ये बड़ा एक ब्लिस्टर की तरह एक उभरी हुई सतह है जो आपको बड़ी आसानी से नजर आ रही है। एंड स्कैबी इन अपीयरेंस, और ये स्कैब, टिपिकल स्कैब का जो सिम्टम्स है ये होता है। अब ये समटाइम ये एक दूसरे के साथ मिल के ये एक पूरी एरिया जैसा कि इधर हुआ है वो उसको क्वेल्स करके पूरे का पूरा जो सेब है वो खराब हो सकता है। अर्लीस्ट नोटिसेबल सिम्टम्स ऑन फ्रूट इज वाटर सोक्ड एरियाज, जो वाटर सोक्ड एरियाज हैं जो वक्त के साथ साथ वेलवेटी ग्रीन टू ऑलिव ब्राउन लीजन्स, ये ग्रीन टू ऑलिव ब्राउन जो है वो लीजन्स हो सकते हैं। एंड देन वी इफ वी सी इन्फेक्शन ऑफ यंग फ्रूट कैन कॉज फ्रूट डिस्टॉर्शन, ये हमारे पास फ्रूट डिस्टॉर्शन आप देख सकते हैं, कम्प्लीटली फ्रूट डिस्टॉर्ट हो गया। एंड द सीवियरली इन्फेक्टेड फ्रूट ड्रॉप प्रीमेच्योरली, और जो इन्फेक्टेड फ्रूट जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक हो जाए तो वो वक्त से पहले ट्री से गिरना शुरू हो जाता है। ये सिम्टम्स हैं बेसिकली। अब अगर हम एप्पल ब्लॉसम्स की बात करें कि जब एप्पल के फूल खिल रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि स्मॉल डार्क ब्राउन लीजन्स बेस ऑफ द फ्लावर जो है और सेपल्स, वहाँ पे ये अटैक करते हैं, और वो क्या करते हैं, फ्रूट जो है वो उसको सेट नहीं होने देते, और वो जो फ्रूट है वो ड्रॉप ऑफ हो जाएगा, या उस फ्रूट से जो हमारे पास यील्ड आएगी वो लोअर यील्ड होगी। एंड रिड्यूस एंड लेट रिटर्न ब्लूम कैन रिजल्ट फ्रॉम इन्फेक्शन दैट हैड अकर्ड इन द प्रीसीडिंग ईयर्स। तो ये हमारे पास ब्लॉसम्स के टाइम पे भी इसका इन्फेक्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, स्पेशली अगर पिछले साल का हमारे पास इनोकुलम मौजूद है। इनोकुलम मौजूद कैसे होगा कि अगर ये इस साल अटैक हुआ है तो नेक्स्ट ईयर आपने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया तो वो इनोकुलम फील्ड में मौजूद रहेगा। अगर हम डिजीज साइकिल की बात करें, तो ग्रोइंग सीजन के दौरान जो एप्पल स्कैब है ये फाउंड होता है इन द एरिया बिटवीन द होस्ट क्यूटिकल एंड एपिडर्मिस। मतलब इस साल अगर अटैक हुआ तो शुरू के अंदर से सिर्फ एक कुछ जगहों पे होगा, होस्ट क्यूटिकल और एपिडर्मिस, जो मतलब आपके पास सेब की जो पहली तह है, इस तह के नीचे एपिडर्मिस के बिल्कुल क्यूटिकल और एपिडर्मिस के दरमियान जो पहली तह है उसके दरमियान ये मौजूद होगा। वंस इन्फेक्टेड लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज, जब ये एक साल मतलब एक साल गुजर गया और आपके पास डिजीज थी, और वहां से जो पत्ते थे वो गिरे जिनके ऊपर इन्फेक्शन हुआ था और वो मर गए, तो उनके ऊपर माइसीलिया जो है वो कॉलोनाइज करेगा और वो वहां पे एक साल पूरा करेगा। अब इस साल के दौरान वो क्या करेगा कि माइसीलिया एंड सूडोथीशियल इनिशियल्स जो हैं वो बनेंगे, और माइल्डर क्लाइमेट्स के अंदर जो है वो ओवर विंटर करेगा। और ये जो
दोनों चीजें हैं, माइसीलियल ग्रोथ और सूडोथीशियम जो हमारे पास फ्रूटिंग बॉडी है, दोनों जो हैं ये हेल्प आउट करेंगे इसको ओवर विंटर करने में, और जो सूडोथीशियम है इससे प्राइमरी इनोकुलम इसको सर्व करने में हेल्प होगी। अगर लीफ डेब्रेस हो तो मोस्ट सूडोथीशियल इनिशियल्स फॉर्म विद इन अ मंथ और आफ्टर लीफ फॉल्स। एक मतलब लीफ के गिरने के 1 माह के अंदर अंदर वहां पे काफी ज्यादा सूडोथीशियम जो है वो बन जाते हैं। एंड देन ये एंटर अ पीरियड ऑफ डोरमेंसी, मतलब ये है कि इस साल फॉर एग्जांपल सितंबर अक्टूबर में एक पत्ता गिरा, तो तकरीबन अक्टूबर नवंबर में अगर बर्फबारी भी होती है उस इलाके में, तो उससे पहले पहले उसके पास जो है वो प्राइमरी इनोकुलम तैयार है। तो अगले साल जैसे ही बर्फ पिघलेगी तो वहां से इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इन अर्ली स्प्रिंग की बात करें तो मेटिंग सेक्सुअल, अब वही जब बर्फ पिघली तो वहां पे क्या हुआ, मेटिंग हुई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई। तो वहां पे मेटिंग टाइप्स जो हमारे पास यही थी, माइसीलिया, सूडोथीशियल जो हमारे पास, ये इनसे क्या हुआ कि इन रिस्पॉन्स टू रेन इवेंट्स असाई एक्सपैंड थ्रू द ऑस्टियोल, जो हमारे पास सूडोथीशिया की ओपनिंग थी वो एक्सपैंड हो गई, और वक्त के साथ रेन के इवेंट्स या विंड के साथ वो बस्ट हो जाएगी और वो अपने स्पोर्स जो है, एक्सक्यूज मी, जो एस्कोस्पोर्स जो हैं वो उनको फोर्सेबली डिस्चार्ज करेगी और वो फैल जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ विंड और बाय विंड रेन रिवन रेन। और सब इस यानी कि एस्कोस्पोर एक पत्ते पे पहुंच गया, लेकिन अगर वहां पे मॉइस्चर नहीं है तो वो वहां पे ग्रो नहीं करेगा। तो एक चीज जिसमें हम मैनेजमेंट में जिस चीज का ख्याल कर सकते हैं कि पत्ते ड्राई रहें, तो ये डिजीज जो है उसका अटैक हम मिनिमम कर सकते हैं। अब वो जो एस्कोस्पोर्स को एक सफिशिएंट मॉइस्चर मिला तो वो वहाँ पे ब्लॉसम्स और यंग लीव्स जो हैं उनको उसने इन्फेक्ट किया, और उसके बाद जो एस्कोस्पोर्स जो हैं वो डिसेमिनेट करेंगे, डिसेमिनेशन कोइंसाइड और वो बढ़ते जाएंगे सेवरल वीक पीरियड बिटवीन बड ब्रेक एंड एंड ऑफ, और मोस्टली ये होता है कि एस्कोस्पोर की डिसेमिनेशन जो है वो बड ब्रेक और एंड ऑफ द ब्लूम जो सीजन है, यानी कि आप ये कह लें कि मार्च अप्रैल का जो सीजन है उसके साथ कोइंसाइड कर जाता है। और अगर ये हो रहा हो और वहां पे बारिश हो तो ये डिजीज जो है वो बहुत तेजी से फैलती जाती है। अब जो यही एस्कोस्पोर्स हैं ये दैट विल एक्ट एज अ प्राइमरी इन्फेक्शन। अब अगर प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया है तो उसके बाद एसेक्सुअल कोनिडिया जो है वो विद इन 9 डेज जो है वो वहां पे बनने शुरू हो जाएंगे। मतलब एक दफा इन्फेक्शन हो गया तो 9 दिनों के अंदर अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो उसके लिए डिजीज जो फंजाई है वो तैयार है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी है और कोनिडिया प्रोड्यूस होंगे। अगर फेवरेबल कंडीशंस मौजूद हुई तो 9 दिन के अंदर अंदर वो जो कोनिडिया हैं वो बन जाएंगे, और तकरीबन एक सिर्फ सिंगल इन्फेक्शन से 1 लाख कोनिडिया बन सकते हैं। तो आप ये देखें कि अगर फेवरेबल कंडीशन हो तो कितनी ज़्यादा कोनिडिया प्रोड्यूस होंगे और ये आगे डिस्पर्स होंगे और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो होता जाएगा। अब इस इन्फेक्शन को ये ज़्यादा होगा कम होगा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और होस्ट टिश्यूज पे और उसकी जीनोटाइप वगैरह पे, उसकी एज पे। तो ये तमाम चीज़ें इसके डिजीज साइकिल को इम्पैक्ट करती हैं। लीजन एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो अफेक्ट द रेट एट विच न्यू स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कूलर कंडीशंस और ऑन मोर रेजिस्टेंट कल्टीवार्स। अगर रेजिस्टेंट कल्टीवार्स है तो लीजन जो है वो छोटा होगा, उसका साइज स्मॉल होगा, उसकी जो यील्ड का इम्पैक्ट है वो कम होगा, और जो नंबर ऑफ सेकेंडरी साइकिल्स हैं वो भी कम होंगे। इन्फेक्शन और स्पोर प्रोडक्शन की बात करें तो ये अवेलेबिलिटी ऑन ऑफ मॉइस्चर पे डिपेंडेंट है। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि एस्पोस्पोर्स और जो कोनिडिया हैं वो उनको मॉइस्चर चाहिए। सो अगर फ्रूट या लीव्स दोनों में से कोई भी चीज़ वेट है तो वहाँ पे इसका इन्फेक्शन होना बहुत आसान हो जाएगा। इस चीज़ को हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 9 घंटों के अंदर अंदर जो है वो इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो इन्फेक्शन है ये आगे बढ़ता जाएगा। लीजन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे कोनिडिया, वो कोनिडिया प्रोड्यूस करेंगे इन 9 डेज इफ द टेम्परेचर इज 18। लेकिन अगर टेम्परेचर लो हो जाए, 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाए, देन जो है वो उस पे ऊपर इन्फेक्शन जो है वो नहीं होगा, मतलब वो लो हो जाएगा। मतलब जो काम 18 डिग्री सेंटीग्रेड में 9 दिनों पे हो रहा था वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड में 17 दिनों में होगा। सो यू कैन सी द टेम्परेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिसेमिनेशन और इन यू कैन से इन द occurrence ऑफ दिस डिजीज।
अगर अब हम इसकी फर्स्ट फेज, प्राइमरी फेज और सेकेंडरी फेज की बात करें, ये वही कहानी है जो मैंने आपको बताई है कि ये एक दरख्त था, इसके ऊपर इन्फेक्शन हुआ, लीव्स नीचे गिरे तो और वो ओवर विंटर किए, उस ओवर विंटर के ऊपर सूडोथीशियम बना, ये इन लीव्स के ऊपर सूडोथीशियम बन गया और वहां पे फ्रूटिंग बॉडी सूडोथीशियल जो है वो आ गई। अब इसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस हुए। अब ये डोरमेंसी में चला गया सर्दी के अंदर। जब यानी कि मार्च आया तो उस वक़्त इसके अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस जो थे वो मैच्योर हो चुके थे। और जैसे ही बारिश हुई या कोई इसको सूटेबल टेम्परेचर मिला तो इसने ये ओस्ट्यूल से बाहर आया और इसको अपनी जो एस्कोस्पोर है उसको फाड़ के जो स्पोर्स हैं वो बाहर चले गए। अब ये नए न्यू पेटियोल्स यानी कि जो यंग लीव्स थे और जो यंग फ्लावर्स थे उनके ऊपर अटैक हुआ और उन्होंने वहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट कर दिया। अब वहाँ पे ऊपर कोनिडिया बने। इस प्राइमरी इन्फेक्शन के ऊपर कोनिडिया बनेंगे और वो क्या करेंगे, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन करेंगे और फिर एक ही यानी कि इस साल में जो इन्फेक्शन है वो तकरीबन काफ़ी फैल सकता है। सो हमें क्या करना है, जो चीज़ हेल्प आउट आप इस डिज़ीज़ साइकिल से समझने की कोशिश करें कि एक तो पत्ते और जो फूल हैं वो वेट ना हो, फिर जो फ्रूट है वो भी वेट ना हो। दूसरा, हम किसी तरीके से जो सेकेंडरी जब ये नीचे गिर गए हैं, तो इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें कि पत्तों के ऊपर अगर पत्ते हैं तो उनको या तो स्प्रेड आउट करें या उनको डिकम्पोज़िशन की तरफ लेके जाएँ कि उनके ऊपर नाइट्रोजन फेंक दें ताकि जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया वो पत्तों को ख़त्म कर दें और अगले सीज़न तक वो पत्ते बचे ही नहीं। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे पास बेसिक है, ये हम मैनेजमेंट में आगे पढ़ते हैं। अब ये डिज़ीज़ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो प्राइमरी बेसिकली है कि हमने प्राइमरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, क्योंकि अगर प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया तो सूटेबल कंडीशन हुई तो सेकेंडरी इन्फेक्शन सिर्फ 9 दिन में हो सकता है, जो कि बहुत ही कम टाइम है। दिस इज़ बिकॉज़ अर्ली इन्फेक्शन बाय एस्कोस्पोर में रिजल्ट इन पुअर फ्रूट्स है। और दूसरा ये है कि अगर प्राइमरी इन्फेक्शन सही टाइम पे मतलब फ्रूट सेटिंग के टाइम पे हो गया तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो दोनों वजहों से इम्पोर्टेंट है कि हम जो है प्रिवेंशन की तरफ जाएँ। सो फंजीसाइड की एप्लीकेशन को आप ऐसा करें कि वो स्प्रिंग के रिलीज ऑफ एस्कोस्पोर्स की टाइमिंग के साथ कोइंसाइड करें। मतलब अगर मार्च में होना है तो आप मार्च के शुरू से ही फंजीसाइड एप्लीकेशन शुरू कर दें। वो फंजीसाइड वो प्रिवेंटिव हो सकती है, वो सिस्टेमिक हो सकती है, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो दिस विल हेल्प अस टू कंट्रोल द एप्पल स्कैब। अगर हम मैच्योरिंग प्लांट टिश्यूज की बात करें तो ये रेजिस्टेंट होते हैं समवट, तो हम इनके ऊपर फंजीसाइड जो हैं वो रिड्यूस कम यूज़ कर सकते हैं और सम टाइम एलिमिनेटेड फ्रॉम स्प्रे स्केड्यूल, जब तक कि हमें कोई डिजीज़ कंडीशन की यानी कि ऐसा ना लगे कि अब इनके ऊपर भी डिजीज़ आएगी। अदरवाइज़ जो मैच्योर प्लांट टिश्यूज़ हैं उनके ऊपर इसके इन्फेक्शन की जो रेशियो है वो कम है। Later season fungicide sprays are often targeted towards other fungal diseases but also may be effective against secondary inoculum. अब ये है कि कुछ अदर डिजीजेज भी हो सकती हैं, तो कुछ फंजीसाइड स्प्रेज जब आप कर रहे हैं लेट सीजन के अंदर तो आप सेकेंडरी इनोकुलम जो इसका बाय द हेल्प ऑफ कोनिडिया है उसको भी कंसीडर करते हुए करें। Disease severity and distribution varies, so growers should utilize local university sources. अब देखें हमारे यहाँ तो यूनिवर्सिटीज कोई ऐसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ही नहीं, लेकिन जो यूएस के अंदर ये डाटा जो है ये मोस्टली एपीएस से लिया गया है, अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी से। तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि क्या आपने स्प्रे करना है। अब वो आपको हेल्प आउट करते हैं कि स्प्रे का स्केड्यूल बनाने में कि ये चीज़ें आप स्प्रे करें, तो आप इस तरह से इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, अगर आ गई है तो प्रिवेंट कर सकते हैं। वेरियस फंजीसाइड की अगर हम बात करें तो कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक ये आपको ऑलरेडी पता है। जो कॉन्टैक्ट हैं वो एक्सटर्नल बैरियर के तौर पे यूज़ होती हैं, यानी कि ये सिर्फ आउट ये पूरे का पूरा पत्ता आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ उस वक़्त काम कर सकती हैं कि जब तक ये मौजूद हों, लेकिन बारिश आ गई तो ये चली जाएँगी, रिमूव हो जाएँगी, रेन फास्ट जो है वो वॉश्ड ऑफ हो जाएँगी। सिस्टेमिक जो है ये सिस्टम का हिस्सा बनती हैं, ये पेनिट्रेट करेंगी एपिडर्मल टिश्यूज़ के अंदर और ट्रांसलोकेट होंगी विद इन द प्लांट टिश्यूज़। और अगर कहीं पे भी इन्फेक्शन आना आता है तो ये उसको रोकने की सलाहियत रखती हैं और यहाँ यानी कि बारिश की मौजूदगी इनके ऊपर असरअंदाज नहीं होती। बेसिकली जो हमारा काम है कि हमने प्रिवेंट करना है फंगल स्पोर को जर्मिनेट करने से और पेनिट्रेट करने से। अगर हम इसी चीज़ में कामयाब हो गए तो हमारी जो क्रॉप है वो अच्छी रहेगी। अगर ये इस चीज़ में फंजाई कामयाब हो गया तो नुकसान होगा फार्मर का। Thorough spray coverage and uniform depositions are essential.
स्पेशली फॉर कॉन्टैक्ट फंजीसाइड। ठीक है, अगर कॉन्टैक्ट फंजीसाइड आप स्प्रे करने हैं तो आपको ये पूरे का पूरा पत्ता जो है वो उसके ऊपर स्प्रे होना चाहिए। अगर उसकी किसी जगह पे स्प्रे नहीं है तो वो आप उस बैरियर को तोड़ रहे हैं जो फंजीसाइड प्रोवाइड करेगा। So to ensure coverage of newly emerging tissues and due to the breakdown of active ingredient, fungicide must be reapplied और आप उसको reapply करते रहें क्योंकि वक्त के साथ साथ जो हमारे पास coverage जो है वो उसकी reduce होती जाएगी। This application schedule is dependent upon product formulation and systemic properties। ये बहुत सी चीज़ों के ऊपर जो हमारे पास रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक, और अगर आपके पास बड़े ऑर्चिड हैं तो आप कमर्शियल एयर ब्लास्ट स्प्रेयर यूज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फंजीसाइड आपने अगर अप्लाई करना है तो इस तरह के पूरे का पत्ता, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं कि पूरे के पूरे पत्ते के ऊपर जो फंजीसाइड है उसका स्प्रे हो चुका है। ये एक बैरियर बनाएगा और यहाँ पे फंगस का इन्फेक्शन नहीं होगा। अब अगर आपके पास बहुत बड़ा बाग है तो डेफिनेटली यू नीड एन एयर ब्लास्ट स्प्रेयर, और वो भी उसको आप इतनी इसकी आप देखें कि कितनी नोजल्स लगाई हैं, तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरे का पूरा जो पौधा है उसको आपने कंप्लीट स्प्रे करना है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो रेजिस्टेंस। तो अमेरिका में हमारे पास एप्पल कल्टीवार्स जो रेजिस्टेंट हैं, ये तमाम की तमाम, जैसा कि क्रिम्सन, क्रिस्प, डेटन, एंटरप्राइज, फ्रीडम, ये इस तरह की मौजूद है। अगर हमारे पास एक ग्रोअर है जिसको ये मसला आ रहा है तो वहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। हम अमूमी तौर पे खुद अपने सीड पाकिस्तान में बना ही कम रहे हैं, तो हम ज़्यादातर इंपोर्ट ही कर रहे हैं। सो इफ़ वी हैव द जेनेटिक रेजिस्टेंस, और वो अगर जो रूल्स हैं वो अलाउ करें, तो ये इस चीज़ को खरीदा यानी कि किया जा सकता है। या हमारे पास अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो तो दोनों के साथ एक कोलैबोरेशन हो के तो जेनेटिक रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिस डिजीज़ जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ हमारे पास आप ये कह लें कल्चरल और अदर प्रैक्टिसेस जो हैं जो बड़े आसान हैं, वो हम ये कर सकते हैं कि जब ये इस साल हमारे पास डिजीज़ अगर शुरू हो रही है या इनिशिएट हुई है तो आप नाइट्रोजन अप्लाई करें लीव्स के ऊपर जो नीचे गिरे हैं, ताकि उनकी डिकम्पोजिशन हो जाए, अर्थवर्म्स उनको खा जाएँ और नेक्स्ट टाइम के लिए वो जो है वो हमारे पास वो अवेलेबल ही ना हो लीव ना ही inoculum। हैंड अप्लाई या लिक्विड फिश सॉल्यूशन और 16-16-16 फर्टिलाइजर टू हेल्प विद ये एक वहाँ की फर्टिलाइजर है। उसके बाद आप श्रेड फॉलन लीव्स इन द फॉल विद अ मूवर, आप उसको एक मूवर के साथ श्रेड करें ताकि वो डिकम्पोज हो जाए। असल मकसद यही है कि जो गिरे हुए पत्ते हैं वो डिकम्पोज हो जाएं, उनकी जो है वो कोई उस वो नेक्स्ट सीजन तक उनकी जो बचने की पॉसिबिलिटी है वो मिनिमम हो जाए। या आप क्या करेंगे, प्रूनिंग करें एप्पल ट्रीज को, ब्रांचिंग और अलाउ मोर एयर सर्कुलेशन। ये एयर सर्कुलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर एयर सर्कुलेशन नहीं होगी तो पत्ते के ऊपर मॉइस्चर रहेगा। अगर मॉइस्चर रहेगा तो जैसे ही कोई भी हमारे पास कोनिडिया या स्कोस्पोर आएगा तो वो 9 घंटे के अंदर, जो उसका पेट टाइम है, तो वो 9 घंटे के अंदर वहां से अटैक शुरू कर सकता है। तो हमें एयर सर्कुलेशन को बढ़ाना है। दूसरा, आप जो है जब आप पौधों को कर रहे हों, तो ये मसला मेरे साथ भी है कि जब मैं पौधों को पानी लगाता हूँ तो पूरे के ऊपर छिड़काव करते हैं हम अपने घरों के पौधों के ऊपर, वो घर वाले दरख्तों के ऊपर इट्स एक्सेप्टेबल। लेकिन आपका अगर कमर्शियल प्रोड्यूसर है तो आप अपने फोलियज के ऊपर आपने उसको गीला नहीं होने देना। और डोलिमिटिक लाइम यूज कर सकते हैं आफ्टर लीफ ड्रॉट, वो पीएच इंक्रीज करेगा और फंगल स्पोर्स को ओवर विंटर नहीं करनेगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि अर्ली और लेट इवनिंग में, अर्ली मॉर्निंग में या इवनिंग के आप वाटरिंग करें कि ताकि जो ड्राई आउट जो है वो हो सकें लीव्स बिफोर द इन्फेक्शन कैन अकर। और 3 से 6 6 लेयर ऑफ 3 टू 6 इंच लेयर ऑफ कंपोस्ट जो है वो ट्रीज के अंदर आप डालें, लेकिन ट्रंक को अवॉइड करें। तो ये सॉइल को कवर करेगी और जो हमारे पास फंगल स्पोर हैं उनको प्रिवेंट करेगी फैलने से। इसके अलावा हम लिक्विड कॉपर सोप अप्लाई कर सकते हैं, बोनाइड सल्फर प्लांट फंजीसाइड, और ये हमारे पास 2 टेबलस्पून पर गैलन ऑफ वाटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं ये हमें हेल्प आउट करती हैं वेंचूरिया इनिक्वेलस को या एप्पल स्क्रॉब को ओवरकम करने। सो आई थिंक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। ये आपके कल को पीपीएससी के एग्जाम्स में भी इसके बारे में कई दफ़ा पूछा जाता है। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू आस्क। जी, सो रहे हो, जाग रहे हो? अमीर हमजा।
यस सर। हाँ जी एजाज, आवाज यानी कि समझ आई भी है कुछ या बिल्कुल ऊपर से गुजर गया? यस सर, समझ आ गई है सारी एप्पल्स कैप के बारे में। चलें, दैट्स वेरी गुड। अगर आपको सारी की सारी समझ आ रही है तो इसकी 5 लाइनर समरी आपने कमेंट्स में लिखनी है ताकि आपकी अटेंडेंस हो सके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बाकियों की भी अटेंडेंस के लिए ज़रूरी है। ये डिजीज़ ओवरऑल आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है एज ए प्लांट पैथोलॉजिस्ट, क्योंकि ये हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जाम में इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए मैंने सिर्फ इस डिजीज़ को सेपरेट बाकियों के साथ किसी के साथ मिक्स नहीं पढ़ाया। सो ये आपके लिए इसको अलग से याद रखना, इसके पूरे लाइफ साइकिल को समझना, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसको हम यहाँ पे आज लेक्चर को ख़त्म करेंगे और इसके बाद जो हमारी क्लास है नेक्स्ट उसको हम कंटिन्यू करेंगे आफ्टर सम टाइम। ओके सर। ओके ठीक है, तो आपने वहाँ पे 5 लाइनर समरी लिखनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।